साथियों, हम आज बात करेंगे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कॉस्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक और प्रवर्तक धीमान विजय मानकर सर से। सर, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। हम विशेष सवालों को लेकर आए हैं क्योंकि हमने ये चर्चा सुनी है कि सर पार्टी का नाम बदलने जा रहा है, तो आप किस तरह का देखते हैं चेंज आगे के लिए बदलाव पार्टी में? पार्टी का नाम काफ़ी दिनों से बदलने की हमारी सोच चल रही थी। फिर 2024 की जो लोकसभा चुनाव थे और फिर इस साल जो स्टेट्स में कुछ चुनाव थे, तब तक हम रुके हैं। अभी उसकी प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस साल में उसको हम कंप्लीट करेंगे और नाम आज और भविष्य को ध्यान में रख के रखा जाएगा और देश के लोगों को, अधिकतम लोगों को जो अपील कर सके ऐसा नाम। अच्छा, काफ़ी यूनिक नाम होगा सर। हाँ, यूनिक यानी जो हमारी जो सोच है ज्ञान विज्ञान और मानवता की, लोकतंत्र की, उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ रहेगा। ओके, जैसे आपकी कॉस्मो ह्यूमनिज्म की सोच है, ज्ञान विज्ञान की आप जो बातें करते हैं तो उससे रिलेटेड रहेगा, ऐसा कहना? कुछ ना कुछ ज्ञान विज्ञान मानवता लोकतंत्र, इससे जुड़ा हुआ कुछ जो है वो नाम रहेगा। जब आएगा तो आप लोगों को क्या आएगा, उसकी प्रक्रिया में हम लोग ऑलरेडी लग गए हैं। सर, अभी क्या भारतीय राजनीति में क्या पॉलिटिकल पार्टी को चुनकर आने वाले लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो एपीआई का ऐसा कुछ मेजर अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन ये कितना महत्व रखता है उसके नीतिगत राजनीति के लिए? देखिए, चुन के आना तो ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि चुन के नहीं आना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास होता है कि भाई वो लोकसभा में, विधानसभा में और लोकल सेल बॉडीज़ में कहीं ना कहीं चुन कर आए, गवर्नमेंट में जाए और वहाँ जाकर जो है वो पॉलिसीज़ को बनाए, लॉस को बनाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ केवल चुनकर आने के बाद ही काम कर सकती, ये सोच सही नहीं है। यदि पॉलिटिकल पार्टीज़ को नीतिगत अंडरस्टैंडिंग है, लॉज और पॉलिसीज़ की यदि अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन राइट्स का अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग है और देश की जो लोगों की समस्या है अपने अपने ज़िलों में, तहसीलों में या स्टेट्स में या देश पे, कंट्री लेवल पर, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग है तो बगैर पॉलिटिकल पावर के भी आप 25-30% काम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका अंदर वो नॉलेज होना चाहिए और आपके दिल में वो करने की चाहत होनी चाहिए। मतलब देश के लोगों में उसके लीडर की क्या कैपेबिलिटी है, वो किस तरह की सोच रखते हैं या वो पार्टी की किस तरह की पॉलिसी है, उसको ध्यान रखकर भी वोट करना चाहिए। वो तो बिल्कुल अपेक्षित है कि लोकतंत्र में जो है लोगों ने नीति को और नेता को और उनके काम को देखकर जो है वो वोट करना चाहिए, पर अपने देश में ऐसा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है अभी फिलहाल। ठीक है, हम आशा करेंगे जितना जल्दी हो सके बड़े लोगों में। सर, अभी ये निर्वाचन क्षेत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिलिमिटेशन जो होने जा रहा है, तो उसमें देखा जा रहा है तो वेटेज जो है उत्तर भारत को ज़्यादा मिल रहा है, दक्षिण भारत के साथ कुछ अनफेयर होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसको सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल एक वोट दे देना है डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर वोट को रिप्रेजेंटेटिव बनाना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक फेडरल कंट्री है, यानी संघीय प्रणाली हमारे देश के अंदर में, और ये जो हमारे 35-36 जो स्टेट्स और यूनाइटेड टेरिटरीज हैं, उनको मिलके ही इंडिया बनता है। अब जो 1971 में जब ये फ्रीज हुआ था, 71-76 में जब ये फ्रीज हुआ था, तब ये ऑब्जेक्टिव से फ्रीज हुआ था कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जितनी संख्या बढ़ेगी तो फिर आपके एमपी एमएलए बढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सहायक नहीं है। तो इस समय इंदिरा गांधी के पीरियड में इसको फ्रीज किया गया। अभी जब 2026 का जब सेंसस होगा, उसके बाद ऐसी सोच हो रही है कि भाई जिसकी जितनी स्टेट में आबादी है तो उतना जो है उसकी सीट्स होनी चाहिए। तो पहली बात जो है, हमारे देश में साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है पर्टिकुलरली जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और हमारे जो 6 जो स्टेट्स हैं साउथ इंडिया के, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और गोवा, और उसके बाद में पौंडीचेरी जो है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो तमाम जो 6 जो हमारे अंदर के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती है, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हुई है, उन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसीज पर ध्यान दिया है। अब अगर आप प्रो रेटा बेसिस पर अगर बोलोगे कि भाई इतना पॉपुलेशन इसका है इसलिए इसकी इतनी सीट्स होनी चाहिए, नेचुरली साउथ इंडिया की सीट्स कम होगी। तो अगर साउथ इंडिया की सीट्स कम होती है तो दैट वुड बी डिसफेवरेबल एज फार एज द फेडरलिज्म इज कंसर्न्ड, एंड देयरफॉर आई एम विद द सदर्न इंडियन स्टेट्स on the issue of delimitation. I want that you should give a positive weightage on the basis of population to the states who have scrupulously followed the population policy. So South India and North East India should be given a positive weightage in the parliament, in the Lok Sabha and also in the legislative assembly seats. That population should be calculated with a positive weightage system. ये मेरा जो है वो स्पष्ट मत है और इसके साथ भी और कई
चुनाव की व्यवस्था में बदलाव हाँ, आ सर गए। एपीआई की शुरुआत से आप चुनावी व्यवस्था पे काफी डिटेल में काम कर चुके हैं, हाँ। काफी अच्छा नॉलेज है, तो सर उसमें और क्या चेंजेस आप आगे देखते हैं? देखिए, मैं जो चाहता था वैसे तो चेंज नहीं आ रहे, लेकिन 4-5 चेंजेस एक साथ आ रहे। तो एमपी एमएलए की संख्या बढ़ेगी, और उस एमपी एमएलए की संख्या बढ़ने में जो 888 जो है लोकसभा में एमपीज होने की संभावना है, और 325 के ऊपर राज्यसभा में होंगे। ये एक चेंज आने वाला है। दूसरा, 33% महिलाओं का रिजर्वेशन आने वाला है। दूसरी, जो आपकी सीट्स कटेगी, जो पहले रिजर्व थी वो अनरिजर्व भी हो सकती है। जब सीट्स बढ़ रही है तो आपकी 6 सीट है या 8 सीट है, तो लोकसभा आपकी 4 सीट या 5 सीटों पे आएगी। तो इस तरह का जो है वो गेरिमैंडरिंग जिसको बोला जाता है, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को काटा जाता है, तो वो भी साथ में होगा। तो 5 ही चीज़ें एक साथ होगी। एक तो एमपी एमएलए की संख्या बढ़ेगी, सीट्स जो है वो ज़्यादा हो रही है, और तो उसके साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को काटा जाएगा। तीसरा जो है वो महिलाओं का रिजर्वेशन आएगा, और चौथा जो है ये पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे सीट्स को किसको दिया जाता है वो एक होगा। और आखिरी में दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे, यानी लोकसभा और विधानसभा का। सर आप ये आप पार्टी का नाम भी चेंज करने जा रहे हैं, तो सर एक पॉलिटिकल पार्टी का ड्यूरेशन कितना समझते हैं भारत जैसे देश के लिए? पॉलिटिकल पार्टी, देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी का जिनको अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि जब तक लोकतंत्र है, जब तक लोग है और देश है, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज है। मेरा एक क्लियर मानना है कि जब तक लोग है और जब तक कंट्री है, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज है। अभी हम ओल्डेस्ट पार्टीज को देखते हैं, तो दी ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड इज द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको 250 साल से ज़्यादा लगभग हो गए हैं। फिर देन डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टीज है अमेरिका की, उनका भी जो टेन्योर है वो लगभग 225 से 250 साल का है। हमारे देश में कांग्रेस को जो है वो 125 साल हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी, मेरा ये लक्ष्य है, मैंने जब एपीआई को बनाया तब मैंने क्लियर कहा कि भाई ये 10-20 साल के लिए नहीं होना है, 1 चुनाव 2 चुनाव के लिए नहीं होना है। एक जगह जीत गए, फिर जो है वो चले गए, तो फिर डिस्करेज होकर बैठ गए, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इंडिया रहेगा, जब तक इंडिया के लोग हैं, तब तक उसका लाइफ होना चाहिए। तो एपीआई को हमने इस सोच से बनाया, और जो भी इसका नया नाम होगा, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है कि कम से कम 1000-2000 साल या उससे ज़्यादा भी ये पॉलिटिकल पार्टीज चलनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू सर, आपने आपका काफ़ी कीमती समय हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अतुल जी, धन्यवाद।